नमस्कार। राष्ट्र निर्माण में शोध की क्या भूमिका हो सकती है? दो तीन दिन पहले भारत के माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में आत्मनिर्भरता पर बल दे रहे थे। परंतु प्रश्न यह है कि क्या शोध के बिना किसी भी व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जा सकती है? असंभव। किसी भी समाज अथवा राष्ट्र के विकास के लिए विकास के तमाम पहलुओं, विकास के तमाम क्षेत्रों में शोध अनिवार्य है। चाहे वह ऊर्जा का क्षेत्र हो, एनर्जी का क्षेत्र हो, एनर्जी के क्षेत्र में रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, या फिर सोलर एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी का क्षेत्र हो, शोध प्राथमिकता है। या फिर इकोनॉमी, जो ये 2E पर किसी राष्ट्र का विकास निर्भर करता है, मुख्यतः निर्भर करता है, वे हैं एनर्जी एंड इकोनॉमी। इकोनॉमी भी बहुत हद तक एनर्जी पे निर्भर करता है। राष्ट्र द्वारा उत्पादित नवीकरणीय ऊर्जा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा, इसके अतिरिक्त मानव संसाधन की ऊर्जा, मेधा शक्ति, सैन्य बल, व्यापार शक्ति और श्रम शक्ति के अंतर्गत जो ऊर्जा की आवश्यकता है, उस पर किसी राष्ट्र का वर्तमान और भविष्य दोनों निर्भर करता है। इसके साथ ही राष्ट्र का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है संस्कृति। वास्तव में राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है। राष्ट्र कोई भौगोलिक अवधारणा मात्र नहीं है। राष्ट्र भूगोल से ऊपर है। भारत की संस्कृति को मानने वाले, भारत भूभाग और भारत के भूभाग से इतर भी रहने वाले, जो भारतीय संस्कृति में आज भी रचते बसते हैं, वह राष्ट्र के अंग है। तो शिक्षा और शोध के क्षेत्र में संस्कृति का विकास, संस्कृति पर शिक्षा का एक के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिरक्षण, संस्कृति का उत्थान। तो जो हमारे पूर्वजों से हमें संस्कृति प्राप्त हो रही है, और संस्कृति का अर्थ क्या होता है? संस्कृति वास्तव में हमारी जीवन शैली है। संस्कृति हमारी ज्ञान विज्ञान है, हमारा ज्ञान विज्ञान है। जितने भी भौतिक और अमूर्त विरासत है,
उसे हम संस्कृति कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से और शिक्षा के क्षेत्र में जो शोध किए जाते हैं उसमें हमारी संस्कृति को भी पूरा पूरा महत्व दिए जाने की आवश्यकता है। जैसा कि पूर्व व्याख्यानों में मैंने बार बार कहा है कि शोध एक वैज्ञानिक प्रविधि है नए ज्ञान के खोज की, नए ज्ञान के सृजन की तथा पूर्व ज्ञान के परिमार्जन की, शोधन की, मंजन की, परीक्षण और पुनर्परीक्षण की। रिसर्च इज अ scientific method of discovering new knowledge, testing and retesting previous knowledge or existing knowledge. शोध मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। और इन तीनों का न केवल राष्ट्र बल्कि मानव मात्र पूरे विश्व के हित में, पूरे और वैश्विक विकास के लिए इन तीनों की भूमिका कितनी अहम है, हम इस पर विचार करेंगे। फंडामेंटल रिसर्च, जैसे लाइट के बारे में हमें जानकारी मिली, वैज्ञानिकों ने लाइट की स्पीड तक जान लिया, लाइट की स्पीड कैलकुलेट किया, लाइट का नेचर क्या है, साउंड का नेचर क्या है, साउंड क्या है वस्तुतः, ग्रेविटेशनल फील्ड, विद्युत चुंबकीय तरंग, और ये सब फंडामेंटल रिसर्च थे, मौलिक शोध, जो नॉलेज फॉर नॉलेज से। फिर इनका टेक्नोलॉजी में और साइंस और टेक्नोलॉजी का हमारे लाइफ में, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रयोग, अनुप्रयोग, ये अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत आता है। और कहीं क्लासरूम में, क्लासरूम के बाहर, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में कोई समस्या हो तो उसका लोकल और इमीडिएट सॉल्यूशन ढूंढना, ये एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आता है। जैसा कि आज विश्व के तमाम वैज्ञानिक, डॉक्टर्स कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए दवाओं और वैक्सीन्स पर प्रयोग कर रहे हैं, ये एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आएगा। और ऐसे जो रिसर्च होते रहते हैं जिनका जीवन में उपयोग है, जिनका मानव सभ्यता के विकास में योगदान है, जैसे हम बिजली का प्रयोग करते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, ये सारे अप्लाइड रिसर्च का ही परिणाम है। तो इन तीनों तरह के शोध से ही किसी समाज की समस्या, चाहे वह जातिवाद की समस्या हो, चाहे वह क्षेत्रवाद की समस्या हो, चाहे वह नक्सलवाद की समस्या हो, चाहे मनोविज्ञान के क्षेत्र की कोई समस्या हो,
डिप्रेशन की समस्या हो, लर्निंग डिसेबिलिटीज हो, एजुकेशन के फील्ड की समस्या हो, या कैसे क्लासरूम टीचिंग को अधिक से अधिक प्रभावी बनाया जा सके, इस पर शोध हो। यदि हम रक्षा के क्षेत्र में चलें तो वहाँ जो वेपन्स हैं उनके आधुनिकीकरण, नए प्रकार के वेपन्स तैयार किए जाने, हमें पता है कि पूरा का पूरा DRDO एक पूरी संस्था और उसके अतिरिक्त भी कई संस्थान रक्षा उपकरण तैयार करते हैं। व्यापार के क्षेत्र में, प्रबंधन आदि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में शोध के द्वारा ही नई तकनीकों के अनुसंधान के द्वारा ही विकास की यात्रा तय की जा सकती है, आत्मनिर्भरता की यात्रा तय की जा सकती है। संस्कृति के क्षेत्र में हम कैसे अपनी कार्य संस्कृति को, अपनी वैज्ञानिकता को न केवल बनाए रखें अपितु उनमें एसिमिलेशन, अकल्चरेशन आदि जो एक नेचुरल प्रोसेस हैं, उनके द्वारा ये नए मकाम तक पहुँचे। इसमें शोध की अहम भूमिका है। चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे नए नए रोग पनप रहे हैं, हमने डेंगू के क्षेत्र में काम किया, उस रोग को समझने का प्रयास किया, उस रोग का जो सटीक इलाज है उसे ढूंढा। चिकनगुनिया कुछ ऐसे रोग हैं जो आज के 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले सुने नहीं जाते थे, लेकिन नए नए रोग यहाँ, और पुराने रोग भी नए रूप में, जैसे मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, जो बैक्टीरिया उसका ड्रग रेसिस्टेंट बन जाता है, ऐसे टीबी। तो इस तरह कैंसर के नए नए रूप, इन रोगों से हम जूझते रहते हैं। और एक स्वस्थ राष्ट्र ही विकसित राष्ट्र हो सकता है। एक स्वस्थ ऊर्जा वाला राष्ट्र ही वैश्विक शक्ति के रूप में उभर सकता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए कैसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए, इससे संबंधित शोध, शिक्षण विधि
में सुधार कर शिक्षा और संस्कृति को उन्नत बनाना, इसके लिए शोध। तो कुल मिला जुला कर एक शोध की प्रवृत्ति विकसित करने की आवश्यकता है राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। हम कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य मात्र का सर्वांगीण विकास करना है। तो राष्ट्र के भी सर्वविध विकास के लिए अर्थव्यवस्था, राजनीति में नए नए विकल्प, शासन व्यवस्था, प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नए नए सुधार, पुलिस सुधार। तो एक जो शोध की प्रक्रिया है वह अनवरत चलती रहनी चाहिए और छात्रों में, किसानों में, सभी नागरिकों में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना, वैज्ञानिक सोच का विकास करना, ये सभी शोध और शोधपरक शिक्षा के दायरे में आते हैं। अतः देश को बदलना है, देश को नए मकाम तक ले जाना है, एक वैश्विक शक्ति के रूप में राष्ट्र को देखने का स्वप्न पूरा करने के लिए उच्चतर शिक्षा में और विद्यालयी शिक्षा में भी शोध और नवोन्मेष की प्रवृत्ति कैसे विकसित की जाए, इस पर विचार करना होगा। और इस पर न केवल विचार करना होगा बल्कि शिक्षण विधि में सुधार कर, आजकल छोटे छोटे बच्चों पर बहुत बोझ डाले जाते हैं, आवश्यकता से अधिक बोझ डाले जाते हैं। और किस बात के लिए डाले जाते हैं? लॉ ऐसे ही लिखना है, इसमें ये लूप नहीं है। सारे बच्चे बहुत अच्छा लिखें, बहुत अच्छी राइटिंग सबकी हो, संभव नहीं, जरूरत भी नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक, दुनिया के बड़े बड़े महापुरुष बहुत अच्छा लिखना नहीं जानते थे। गांधी जी की राइटिंग बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के सशक्तिकरण में, समाज को सशक्त बनाने में, व्यक्तित्व निर्माण में इन महापुरुषों की भूमिका प्रेरणादायक है। तो जो बच्चों पर बहुत ज़्यादा बोझ डालकर उनकी रचनात्मकता को समाप्त करने की जो शिक्षा प्रणाली है, जो एक स्पून फीडिंग की टीचिंग मेथोडोलॉजी है, जो पेडागॉजी है, शिक्षण विधि है, इसके स्थान पर बच्चों में क्रिएटिव फैकल्टी को कैसे विकसित किया जाए, बच्चा अपने लिए कैसे एक्सप्लोर करे, लर्निंग बाय डूइंग, करके कैसे सीखे, छोटे छोटे प्रयोग करके कैसे सीखे। एक नैसर्गिक वातावरण में एक प्रयोगशाला, जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की भावना थी,
की दृष्टि थी कि बच्चों का नैसर्गिक विकास हो। लगभग सभी बच्चे जितनी सृजनात्मक क्षमता के साथ पैदा होते हैं, केवल उतना ही को यदि हम बचा करके रख लें तो देश का कायाकल्प हो सकता है, विश्व का चित्र बदल सकता है। तो शिक्षा प्रणाली को शोधपरक बनाकर बच्चों में नए ज्ञान के लिए उत्सुकता जगाकर, बच्चों में जिज्ञासा पैदा कर हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में हम एक कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। हम एक मील का पत्थर छोड़ सकते हैं और एक ज्ञान आधारित समाज, नवोन्मेष पर आधारित समाज का निर्माण कर सकते हैं। हम ज्ञान आधारित राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और हमारे राष्ट्र का नाम ही है भारत। भा मतलब ज्ञान, ज्ञान में रथ, और दूसरा अर्थ है भरत से भारत बना है, जो भरण पोषण करने वाला है। ऐसा भारत, और जो पूरे विश्व का ज्ञान से पोषण करने वाला है, पूरे विश्व को शून्य की अवधारणा देने वाला भारत, पूरे विश्व को अहिंसा और शांति जैसे मूल्य देने वाला भारत, यदि वैश्विक शक्ति के बनने की दिशा में अग्रसर है तो इसमें शोध की महती भूमिका होगी और शोध की सर्वाधिक भूमिका होगी। धन्यवाद।